ये कहानी है भारत के अब तक के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम की, और उस एक इंसान की जिसकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। एक ऐसा शख्स जो रातों रात स्टॉक मार्केट का बादशाह बन गया और फिर उतनी ही तेजी से अर्श से फर्श पर आ गिरा। तो चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से, 4,000 करोड़ रुपए। जी हां, ये वो अनुमानित रकम है जितना बड़ा ये पूरा घोटाला था। इस एक स्कैम ने सच पूछिए तो पूरे देश की आर्थिक नींव को हिलाकर रख दिया था। और ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। एक ऐसा शानदार सफर जिसका अंत इतना नाटकीय और तकलीफदेह होगा, किसी ने सोचा नहीं था। ये किसी के शिखर पर पहुंचने और फिर गिरने की एक असाधारण दास्तान है। तो आखिर ये शख्स था कौन? आइए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं। साल था 1973। एक नौजवान आंखों में बड़े बड़े सपने लिए अपने छोटे से शहर को छोड़कर मुंबई की ओर निकल पड़ता है। हर्षद मेहता का शुरुआती सफर हम सब की तरह संघर्षों से भरा था। प्लास्टिक का कबाड़ बेचने से लेकर एक क्लर्क की मामूली नौकरी तक उन्होंने हर तरह का काम किया, और फिर उन्होंने उस दुनिया में कदम रखा जिसने उनकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, मेहता सिर्फ मार्केट का एक छोटा मोटा हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते थे। उनका सपना था इस पर राज करना, और इसके लिए उन्होंने कुछ बहुत ही आक्रामक और नई तरकीबें अपनानी शुरू की। देखते हैं कि उन्होंने ये सब किया कैसे। तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सिस्टम के ही नियमों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वो कंपनियों की अंदरूनी खबरें निकालते थे और ऐसे शेयरों को चुनते थे जिनकी कीमत वो बड़ी आसानी से ऊपर नीचे कर सकते थे। कमाल की बात यह है कि उस जमाने में ये सब गैर कानूनी नहीं था, और इसी ने उन्हें दूसरों से मीलों आगे कर दिया। स्टॉक मार्केट में ना हमेशा एक जंग चलती रहती है। एक तरफ थे हर्षद मेहता जैसे बुल जो बाजार को ऊपर ले जाने में यकीन रखते थे, और दूसरी तरफ थे मनु मानिक जैसे बेयर जो बाजार के गिरने पर पैसा कमाते थे। और इन दोनों के बीच की टक्कर जबरदस्त थी। अपनी पहली बड़ी हार के बाद भी मेहता रुके नहीं, बल्कि उन्होंने एक जबरदस्त वापसी की और अपनी खुद की फर्म शुरू कर दी। इस एक घटना ने उनकी साख और उनकी महत्वाकांक्षा दोनों को और भी मजबूत कर दिया। अब बाजार का असली बादशाह बनने के लिए मेहता को चाहिए थी बहुत बड़ी रकम, यानी कि कैपिटल। और ये पैसा उन्हें फाइनेंशियल दुनिया के एक ऐसे कोने से मिला जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते तक नहीं थे और जिसका फायदा उठाया जा सकता था। ठीक है, तो इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। यह बैंकों के बीच आपस में लेन देन का एक तरीका था। मान लीजिए एक बैंक को कुछ दिनों के लिए पैसा चाहिए, तो दूसरा बैंक उसे उधार दे देता था, लेकिन असली सिक्योरिटी के बदले में वो एक दूसरे को सिर्फ एक कागज का टुकड़ा देते थे। इसी कागज को कहते थे बैंक रसीद या बीआर। ये जो बीआर थी ना, यही इस पूरे घोटाले की सबसे अहम कड़ी थी। ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा था जो एक भरोसे पर टिका था, एक वादा कि हाँ, हमारे पास सरकारी सिक्योरिटीज रखी हुई हैं। और यहीं पर था वो बहुत बड़ा लूप होल जिसे हर्षद मेहता ने पकड़ लिया। सिस्टम में कोई ये चेक ही नहीं करता था कि जिस बीआर के आधार पर करोड़ों का लेन देन हो रहा है, उसके पीछे असल में कोई सिक्योरिटी है भी या नहीं। ये एक बहुत बड़ी चूक थी, और बस यहीं से घोटाले की शुरुआत हुई। तो अब हम कहानी के उस दौर में पहुंचते हैं 1990 से 1992 के बीच, जब मेहता ने अपनी योजना को असलियत में बदला और मार्केट में एक ऐसी तेजी पैदा की जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। तो ये पूरा घोटाला आखिर काम कैसे करता था? बहुत सिंपल। फर्जी बीआर बनवाओ, उससे दूसरे बैंकों से करोड़ों का लोन उठाओ, उस पैसे को सीधे स्टॉक मार्केट में झोंक दो, शेयरों की कीमतें आसमान पर पहुंचाओ, शेयर बेचो, लोन चुका दो और बचा हुआ सारा मुनाफा अपनी जेब में। ये एक ऐसा चक्कर था जिससे बैंकिंग सिस्टम का पैसा सीधे स्टॉक मार्केट में बह रहा था। और इसका नतीजा आपके सामने है। मई 1990 में जो सेंसेक्स 800 के लेवल पर था, वो अप्रैल 1992 आते आते 4500 पर पहुंच गया। आप सोच सकते हैं, सिर्फ 2 साल में 460% की अविश्वसनीय तेजी। और ये सब इसी घोटाले के पैसे का कमाल था। उन्होंने कुछ गिने चुने शेयरों को अपना निशाना बनाया, जैसे एसीसी का शेयर जो 300 रुपए से उड़कर सीधा 1000 रुपए के पार पहुंच गया। अपोलो टायर्स की कीमत तो देखते ही देखते 10 गुना बढ़ गई। ये सब अवैध तरीके से आए पैसे से हो रहा था। और इस दौरान हर्षद मेहता एक आम इंसान नहीं, बल्कि एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। एक आलीशान घर, दर्जनों इंपोर्टेड गाड़ियां और देश के सबसे बड़े टैक्स पेयर का खिताब। वो भारतीय शेयर बाजार के असली बिग बुल बन गए थे।
लेकिन कहते हैं ना, जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है वो अक्सर नीचे भी आती है। जो स्कीम कभी ना रुकने वाली लग रही थी, अब वो अपने ही वजन तले दबने लगी थी, उसमें दरारें पड़ने लगी थीं। चलिए देखते हैं कि यह पूरा साम्राज्य कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सबसे पहले आरबीआई ने नियम सख्त किए, जिससे मुश्किलें बढ़ीं। फिर एसबीआई को अपने खातों में 500 करोड़ का एक बड़ा घपला मिला, और जब पत्रकार सुचेता दलाल ने यह खबर अखबार के पहले पन्ने पर छाप दी तो बस सब कुछ सामने आ गया, और जल्द ही हर्षद मेहता सलाखों के पीछे थे। आज इतने सालों बाद भी ये बहस होती है कि हर्षद मेहता असल में कौन थे। क्या वो एक विलेन थे या फिर सिस्टम का ही एक शिकार? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहले इसके अंजाम को समझना बहुत जरूरी है। मार्केट बुरी तरह क्रैश हो गया। आम निवेशकों के, हम आप जैसे लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए, और कई छोटे मोटे बैंक तो दिवालिया ही हो गए। इसका असर बहुत गहरा और बहुत दूर तक हुआ। तो देखिए, यहां पर ना दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। एक नजरिया कहता है कि वो एक शातिर अपराधी थे जिन्होंने जानबूझकर धोखाधड़ी की। वहीं दूसरा नजरिया ये कहता है कि अरे वो तो बस वही कर रहे थे जो बाजार में उस वक्त हर कोई कर रहा था, उन्हें तो बस बलि का बकरा बना दिया गया। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में इस एक बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है कि क्या हर्षद मेहता वो विलेन थे जिन्होंने एक चलते चलाते सिस्टम को तोड़ दिया, या वो खुद एक ऐसे सिस्टम की पैदाइश है जो अंदर से पहले ही टूटावार खोखला था। इसका जवाब शायद इन दोनों के कहीं बीच में है, और ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।